नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि सदन के अंदर एक बिल आया है। उस बिल का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके बारे में कानून मंत्री जी ने बताया था कि करीब 1981 से ये मामला पेंडिंग चल रहा है और चुनाव आयोग ने कई बार बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। वो बिल पेश किया गया जिसमें कि उस बिल के समर्थन में 269 यस आए और 198 198 नो आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल जो कि 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए, वो उस तरह से पास नहीं हो पाया और अंततः इसे जेपीसी में इस बिल को जाना होगा, जैसा कि खुद गृह मंत्री जी ने भी इसके बारे में बोला। और इस पर चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों ने बहुत ही विरोध भी किया, जिसमें एक नेता है समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी। उसका एक क्लिप आपको हम सुनवाते हैं और साथ ही आपको सुनवाएंगे गृह मंत्री जी का बयान। उसको भी सुने, फिर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे साथ में स्कॉलर हैं विकास कुमार जी। ये आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी आर के शर्मा जी। वो भी जो है क्या सोचते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग सुनते हैं विपक्षी पार्टियों का क्या इसमें प्रतिक्रिया है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। पूरे देश का चुनाव कराओगे और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नियत को। ये बयान जो है विपक्षी दल के नेता हैं, सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और ऐसे ही लगभग सभी पार्टियों ने अपना विरोध दर्ज किया। कि ये बयान सुनाने की वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने हिंदी में बहुत साफ साफ सारी बातों को कहा है, इसलिए आपको ये हमने सुनाया है। ऐसे सुप्रिया सुले जी ने भी इस पर बहुत अच्छी बातें रखी थी, उनका बयान इंग्लिश में था ताकि हिंदी के बयान आपको समझ आ सके, इसलिए आपको सुनवाया। अब आप जो है गृह मंत्री जी का बयान। अन्य सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया कि जेपीसी इसके लिए गठन होगी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने उस समय जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतने घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी। डिटेल चर्चा होगी सभी मान्य सदस्यों को। जितने दिन आप चर्चा जाएंगे उतने दिन से आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। मैं डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक किया गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग आई है। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी।
और उसमें सभी लोग थे, और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। जी, तो आप लोगों ने सुना जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, और जेपीसी में देने के लिए कानून मंत्री जी ने भी इसके बारे में बोला है। और इस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि सत्ता पक्ष के 20 सांसद इसमें अनुपस्थित थे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस भी जारी किया है। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, और चर्चा का जो विषय है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। आप लोगों को याद होगा कि आजादी के बाद 1952 से 67 तक भारत के लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा और राज्यों के जो चुनाव थे विधानसभाओं के, वो एक साथ कराए जाते थे। और उसके बाद जब सरकारें जो है बीच में गिरने लगी तो वो डिस्टर्ब हो गया। अब सबसे बड़ी जो बात यह है कि आज के टाइम पे अगर कभी भी, क्योंकि खुद जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब, उन्होंने ये बोला कि ये 2034 तक अमल में आ सकता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले का एजेंडा आज पेश किया है। तो आप लोगों को याद होगा कि महिला आरक्षण का बिल भी आया था, और उसमें भी यही स्थिति आई थी कि 10 साल बाद ही वो लागू हो पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब जो बिल लाया जाता है वो उसी टाइम लागू होना चाहिए। अगर जनता के हितों को देख करके किया जा रहा है तो क्या मंशा है मौजूदा सरकार की, और वो क्यों इस तरह की चीजों को करने का काम कर रही है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विकास कुमार जी से समझेंगे कि विकास जी, क्या लगता है कि सरकार के इस तरह के बिल लाने के पीछे मंशा क्या है? क्या सरकार सिर्फ वही काम कर रही जो पहले की सरकारें छोड़ के गई हैं, या फिर कुछ इनका अपना भी कुछ काम है या नहीं है? बताएं विकास कुमार जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। बड़ा बढ़िया चर्चा है यह। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है 2014 से, तो अधिकतर वही बिल इन्होंने बिना चर्चा कराए इन केन प्रकार इन पार्लियामेंट में पास कराया है जो पिछली सरकारों में पेंडिंग थे। लेकिन पिछली सरकारों में वो पेंडिंग थे, उसमें सुधार की आवश्यकता भी थी, और वैसी परिस्थिति बन रही थी कि जिस परिस्थिति में बिल को पारित किया जाए या न किया जाए, वो उन सरकारों के विवेक पर था, जिसकी वजह से वो बिल को पारित नहीं करवाते थे या नहीं करवाना चाहते थे। उनको लगता था कि नहीं, अब वो सिचुएशन नहीं बना है। जैसे एक उदाहरण हम देंगे जीएसटी का। तो जीएसटी का बिल तो नया नहीं था, बहुत पुराना बिल था, लेकिन वो कंडीशन हमारे यहाँ नहीं बन रही थी कि इस समय उस बिल को पास किया जाए। और जिस तरीके से पास कराया गया सबको पता है, 100 से अधिक सुधारें हो चुकी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो ये जीएसटी जब से आया है तब से जो है, और देखने को भी मिलता है कि छोटे व्यापारियों, लघु उद्योग वाले को कितना परेशानी हुई है। तो बहरहाल हम आते हैं इस विधेयक पर, जिसका डिमांड जेपीसी के लिए किया गया है, और 41 साल से ये बता रहे हैं कि पेंडिंग है। तो उस 41 सालों में तो कोalition की गवर्नमेंट वाजपेयी जी के समय भी आई थी। 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, फिर पूरा 5 साल का टर्म पूरा करने का उनको मौका मिला। इससे पहले भी मोदी जी आए थे, फ्रंट की भी सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद फ्रंट की सरकार आई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं पारित किया? मैं जहां तक बिल के कुछ हिस्सा को पढ़ा हूँ तो मुझे ये समझ में आया, जितना कि मेरे पास अवेलेबल है उसके अनुसार ये समझ में मुझे आया कि उसमें ये कह रहा है कि जो राज्य का और केंद्र का और पंचायत का, ये तीनों का चुनाव एक साथ होना चाहिए। अब आप देखिए, हमारे बिहार में लगभग 8500 पंचायत है, ठीक है। अब पंचायत का जो चुनाव होता है यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और जनरली उसका काउंटिंग जो होता है वो ब्लॉक पे होता है, क्योंकि एक ब्लॉक पे में मान लीजिए कि लगभग 30 से 33 पंचायत होता है, और एक पंचायत का जब चुनाव होता है तो हमारे यहाँ लगभग 6 पदों पे चुनाव होता है। एक वार्ड मेंबर हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया,
समिति हो गया और जिला परिषद हो गया, ये लगभग 6 जो है ईवीएम रखे जाते हैं और होता है। तो अगर पूरे देश में अगर हमारे बिहार में ही केवल 8500 पंचायत हैं, तो पूरे देश में कितना होगा क्या? उसके बाद आपको विधानसभा का चुनाव कराना है। अब विधानसभा का जो विधायक का काउंटिंग होता है वह आपको डिस्ट्रिक्ट में जाकर के होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो आपको बाजार समिति होता है वहां पर काउंटिंग होती है। तो ठीक है, आप विधायक का वहां पर जाकर के काउंटिंग करा लेंगे, सांसद का करा लेंगे, मुखिया का क्या करेंगे? उसको तो ब्लॉक पे ही करना पड़ेगा ना। तो जब काउंटिंग भी एक जगह आप नहीं करा सकते हैं, अगर आप चुनाव एक जगह कराने की बात करते हैं तो आप काउंटिंग भी एक जगह नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में लगभग 30 से 32, कहीं 33 भी है, 28 से 33 मान के चलिए कि जो केवल जो है सो पंचायत है, और एक पंचायत में जो है सो 10 से 12 वार्ड है, और जो एक पंचायत में लगभग जो है आपका 12 पंच हो गया, 12 वार्ड मेंबर हो गया, समिति सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, ये सब आप जोड़ करके उसको लगभग 30 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इतने लोग क्या काउंटिंग के समय में वहाँ स्ट्रांग रूम में, वहाँ पे जहाँ विधायक का संसद का काउंटिंग हो वहाँ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो आपको तो 2 जगह स्ट्रांग रूम तो बनाना ही पड़ रहा है, ब्लॉक पे अलग बनाना पड़ रहा है, और एक जिला में अगर मान लीजिए 6 विधानसभा है, 7 विधानसभा है, तो लगभग 8 से 10 ब्लॉक भी हो सकते हैं या 12 भी हो सकते हैं। तो आपके इतने ब्लॉक पर तो स्ट्रांग रूम बनाना ही पड़ रहा है। तो एक साथ चुनाव कैसे हो गया? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि जो पैटर्न सेट होगा, लोकसभा में पार्टियां चुनाव लड़ती है, विधानसभा में लड़ती है, तो हमारे यहाँ पंचायत में पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं होता है। तो आप उसको कलरिंग कर रहे हैं कि नहीं, लोकल बॉडीज का भी जो इलेक्शन हो वह भी पार्टी लाइन पे हो। बहुत स्टेट को सूट करता है, गुजरात को मान लीजिए सूट करता है, या दूसरे कुछ स्टेट को सूट करता है, बहुत से स्टेट को ये सूट नहीं करता है, उनके परिस्थिति के अनुसार नहीं। तीसरा बात यह हो गया कि सपोज कीजिए कि जो आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दिया, कोई पार्टी सत्ता में आई, और वह कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू आई सपोज कीजिए, या मान लीजिए कि वो अपना ही कंप्लीट जो है सो सदस्य के द्वारा, चुने गए सदस्य के द्वारा सत्ता में आ गई। कल के डेट में अगर उसके किसी मंत्री पर, सांसद पर, और ग्रुप ऑफ मान लीजिए कि जो उसके सांसद है उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और अपोजिशन तो सरकार बनाने के हेर फेर में तो रहती ही है, वह जाकर के अपोजिशन, और जब चार्जेस लगता है और सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती है, तो वह सांसद या वैसी पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हुआ है, जिसके 10 या 15 सांसद है, वह जाकर के अपोजिशन से मिल जाती है। इस केस में क्या होगा? मजबूरन देश को आपको एक करप्टेड गवर्नमेंट देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सरकार चलाएंगे जो करप्टेड है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यह बात कहा जाता है कि सपोज कीजिए कि कोलिशन गवर्नमेंट में एक ऐसी पार्टी है जिसके मान लीजिए 15 या 20 विधायक या सांसद है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, 15 विधायक है, या केंद्र की भी बात आप ले लीजिए। वह ऐसा भी कर सकता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, या सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन करना है कि ठीक है हम तो सरकार चला रहे हैं, हम लोकसभा में या विधानसभा में जो है तो हमको कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना है कि हमारी मेजोरिटी है, और वह जो है सो सरकार को जो है सो कॉन्फिडेंस मोशन में जिसके साथ एलाई करता है पीछे हट जाता है, दूसरे के साथ जाता है उसके साथ भी पीछे हट जाता है, या ऐसे 1 साल के इंटरवल पर या 2 साल के इंटरवल में करता है। तो यह जो छोटा छोटा दल है जिसके कम विधायक हो गए, कम सांसद हो गए, उसकी बार्गेनिंग पावर तो जो सरकार चला रहा है उससे ज्यादा होगा ना। यह करप्शन को और बढ़ावा देगा। तो आप जो कह रहे हैं कि इससे हमारा फाइनेंशियल सेविंग हो रहा है, समय का सेविंग हो रहा है, लेकिन देश को नुकसान कितना हो रहा है? धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो सारी चीजें हैं ही हैं, और साथ में देश के अंदर एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या इतनी ईवीएम मशीनें, वीवीपैट मशीनें क्या हमारे पास उपलब्ध हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि जो उसमें उद्देश्य बताया जा रहा है कि बार बार चुनाव होने से समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है, और सरकारी कामकाज में रुकावटें आती हैं, बार बार चुनाव आचार संहिता लागू करना पड़ता है, जो निर्माण जो कार्य होते हैं विकास के उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और इससे जो है जनता के ऊपर बोझ भी कम करना उनका एक सोच है। क्या लगता है आपको?
देखिए साहब, आज जो ये मुद्दा उठाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा अभी आपने क्लिप सुनवाई दो और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बिना किसी बहस के, जैसा आपने बताया कि 198 और 269 इन फेवर और अगेंस्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। और ये लोग दावा करते हैं, जो सत्ता पक्ष वाले हैं, कि सब इलेक्शन तो 1951, 52, 57, 62, 67 इसमें भी हुए, मगर ये आधी बात बतला रहे हैं। उस समय अगर देखा जाए अबरार जी, तो देश नया नया गुलामी की जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था उससे बाहर आया था, और 67 तक आते आते अगर मैं आबादी की बात करूं देश की, तो जनसंख्या कितनी थी, और आज जनसंख्या आपके देश में आज की तारीख में 100 करोड़ मतदाता है साहब, 100 करोड़। और उस टाइम में 489 सीट लोकसभा की थी, जबकि टोटल 17 करोड़ आपका, कहां 100 करोड़ और 17 करोड़ जो वोटर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसके साथ साथ 51-52 के साथ जो और राज्यों के लगभग 22 राज्यों के चुनाव हुए थे, और जो 67 और 62 के और 57 की ये बात करते हैं, 67 की ज्यादा बात करते हैं, उस टाइम में कैसे हुए थे? जब इलेक्शन होना था, यानी आम चुनाव के साथ साथ जो राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत थे, उन राज्यों के मजबूरी थी कि उन राज्यों का भी इन राज्यों के यानी कि आम चुनाव के साथ जो है इलेक्शन हो, चुनाव हो। जैसे आज हमने अभी देखा 2024 के चुनाव में हालिया में ही, कि राज्यों के जो ड्यू होते हैं वो भी चुनाव जो है इनके साथ हो जाते हैं। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है साहब इस वन नेशन वन उसमें, कि आप 4 राज्यों के चुनाव तो एक साथ करा नहीं सकते। आप 28-29 राज्य और इतना बड़ा लोकसभा का, जिसमें के 542, 543 लोगों का आपको चुनाव करना है, उसकी व्यवस्था तो आप करा नहीं सकते हैं। एक राज्य के, सपोज उत्तर प्रदेश के 7-7 चुनाव, 7-7 फेजेस में आप चुनाव कर रहे हैं, बंगाल जैसे राज्य की, और आप एग्जाम्पल देते हैं। मैं नटशेल में आपको पिरोने की कोशिश कर रहा हूं जो इस विधेयक के परेशानियां हैं, जिसके लिए अपोजिशन पार्टी जो है विरोध कर रही है इसका। ये एग्जाम्पल किसकी देते हैं साहब? उन देशों की ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं अबरार जी, जिन देशों की जनसंख्या, ये एग्जाम्पल देते हैं इंडोनेशिया, जनसंख्या है 27 करोड़, जापान 25 करोड़, फिलीपींस 11.5 करोड़, जर्मनी 8.5 करोड़। किसके बराबर है? हमारे वेस्ट बंगाल के बराबर है जर्मनी। साउथ अफ्रीका 6.5 करोड़। और तो और मजेदार देखिए, बेल्जियम, उस देश के भी ये लोग एग्जांपल देते हैं, उसकी आबादी कितनी है? 1.7 करोड़। सूडान की देते हैं साहब, जिसकी आबादी है 1 करोड़ 6 लाख। इन देशों का ये लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि साहब इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन एक ही टाइम में होता है। क्या इन लोगों ने मजाक बना दिया है क्या सत्ता पक्ष ने? और सबसे बड़ी मजेदार बात बताएं हम आपको अबरार जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के सदस्यों का अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो ये हंसने वाली बात है कि कौन लोग उस कमेटी में थे जो इस बिल की जो है एडवोकेसी कर रहे हैं।
सर्वप्रथम अमित शाह जी, गुलाम नबी आजाद साहब और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह साहब, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप जी, एडवोकेट हरीश साल्वे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो कमिश्नर रहे संजय कोठारी जी, और विशेष रूप से आमंत्रित करिए कल्याण मेघवाल जी जो आज जो इसको बिल को सदन में रख रहे हैं। तो जब इन लोगों के द्वारा, और फिर और देखिए चुनाव आयोग में कौन लोग बैठे हुए हैं? चुनाव आयोग को भी इन्होंने इतना कमजोर किया हुआ है। क्या इनकी नीयत है कि वन नेशन वन इलेक्शन? हाँ, मतलब कहने का है कि मुख्य विपक्षी दल उस कमेटी में नहीं है ना? जी हाँ, मुख्य विपक्षी दल इस कमेटी में नहीं है। अगर वो उसमें होते तो इस बिल के बारे में कुछ विचार अलग होता। और एक बात बताऊं सर आपको कि ये जो चुनाव आयोग जो बनाया गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया होना चाहिए था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको दरकिनार कर दिया गया, प्रधानमंत्री हो गए। हाँ, खैर वो मुद्दा अलग है ना? तो और नहीं अबरार जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसमें नियत देखिए आप कि सरकारी पक्ष की नियत क्या है, किस नियत से ये लोग जो है इस बिल को लाना चाहते हैं। और मैं आपको बतलाऊं सर कि 1900 आप ये देखिए कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं जैसे अभी विकास भाई कहे कि खर्चे कम होंगे। भाई खर्चे तो आपके, और फिर इन्होंने एक और कहा है कि इसमें 6 महीने का टाइम लगेगा, यानी विद इन 90 डेज तो आपको जो है जो पंचायत के इलेक्शन है या नगर पालिकाओं के चुनाव है वो भी कराने पड़ेंगे। तो क्या मतलब है कि पूरा देश जो है 6 महीने और हो सकता है 8 महीने चुनावी मूड में ही रहेगा। तो वन इलेक्शन जी बिल्कुल ठीक है, ये पूरा देश जो है चुनावी मोड में रहेगा। इसमें मुख्य चीजें ये भी है कि इतने बड़े पैमाने पे ईवीएम मशीन, वीवीपैट की भी जरूरत होगी, क्या वो देश में उपलब्ध है? इसके साथ ही सुरक्षा बल की जरूरत पड़ेगी, उनकी तैनाती होगी, क्या वो स्थिति में है हमारा देश? असमय अगर सरकार गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या पूरे देश में पुनः चुनाव होगा? विकास जी क्या लगता है आपको? जी आते एक मिनट आता हूं आपके पास फिर से। विकास जी क्या लगता है आपको कि क्या असमय जब सरकार गिर जाएगी तो ऐसी स्थिति में फिर पुनः पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, या उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? देखिए उसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि सरकार का गिरना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा में आएगा, इधर विधानमंडल में, विधानसभा में आएगा, स्टेट में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए आपको फिर कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, जिसको सरकार बनाना है वो कॉन्फिडेंस मोशन अपने फेवर में लाएगा और वो साबित कर देगा, तो पावर का ट्रांसफर हो जाएगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ और आपको 5 साल के बीच में इलेक्शन नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आप ट्रांसफर ऑफ पावर केवल कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर करते हैं तो जो कोalition की सरकार बनेगी या जो छोटी पार्टी है जिसके 5-10 विधायक हैं या सांसद है, उसको तो किसी भी सरकार को गिराना, किसी भी सरकार को सत्ता में लाना उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जो दागी मंत्री होंगे, जो दागी सांसद होंगे और उनका एक ग्रुप होगा, वह तो हर समय सत्ता में बना रहेगा। अगर सरकार उस पर कार्रवाई करना भी चाहेगी तो सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको डर है कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो आपको इलेक्शन में फिर 5 साल बाद ही जाना है। जब तक 5 साल का टर्म पूरा नहीं होता है तब तक नहीं हो पाएगा। और जो आज सत्ता पक्ष में अपने दागी मंत्री पर कार्रवाई करना चाहती है, कल वही मंत्री किसी और के साथ मिलकर के सत्ता में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन का खेला है विधानमंडल के अंतर्गत, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो फिर जिस पर आप कार्रवाई करना चाह रहे थे वो आपका मंत्री बन के बैठा हुआ है। तो इससे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है या भ्रष्टाचार है कहाँ रुक रहा है, वह भ्रष्टाचार को तो बहुत ज्यादा लीगलाइज कर रहा है। ये एग्जाम्पल जो जर्मनी की देते हैं, बेल्जियम की देते हैं, तो सर यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन है जिसकी आबादी लगभग 4-4.5 करोड़ होगी,
और 6,50,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान को, दो राज्यों को मिला दे तो उसकी आबादी यूक्रेन से कहीं ज्यादा हो जाती है और उसका क्षेत्रफल भी उतने बराबर हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी किसका दे रहे हैं? जर्मनी तो 3 लाख, जैसा अभी सर ने कहा, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। लगभग मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, उसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से कम है। तीसरा बात यह है कि आपको करप्शन कम करना है, आपको इफिशिएंसी बढ़ाना है। आप कहते हैं कि नहीं, चुनाव के समय जो है सो काम ठप हो जाता है, आचार संहिता का ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपको 4.5 साल तक काम करने से किसने मना किया? आपको किसी ने कहा है कि फलाने जगह रोड बनना है तो आप उस काम को बंद कर दीजिए? आप उसमें जब आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता का नियम है कि आप नया काम नहीं स्टार्ट कर सकते। क्योंकि वो वोट मांगने के लिए माना जाएगा कि आप जनता को प्रभावित करना चाहते, वोटर को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि 6 महीने के बाद इलेक्शन होना है और इस जगह पे ये समस्या आ सकते है या ये पॉलिसी हमको देना है, तो 6 महीने के पहले भी आप उसको लागू कर सकते हैं। जो काम चल रहा है वो तो आचार संहिता में रुक तो नहीं जाता है, उस पर रोक लगाने की कोई बात नहीं है। पहले से काम जो चल रहा होता, पहले से कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आचार संहिता में उसको थोड़ी बंद कर दिया जाएगा। अब कहीं नेशनल हाईवे टूट गया है, सपोज कीजिए, आवाजाही का संकट पैदा हो गया है या फ्लड का सिचुएशन आ गया या मान लीजिए कहीं आग लग गया और आचार संहिता लगा हुआ, तो क्या आप लोगों को जो है सो चलना बंद कर देंगे? आप जो है सो फ्लड से लोगों को नहीं निकालेंगे? कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आचार संहिता लग गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप लोगों को उसमें मरते छोड़ देंगे? ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं। और इस तरह की बातें अगर की जाती है तो जिस इंटेंशन से लाया जा रहा है उस पर एक क्वेश्चन पैदा करता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को सुधारना है तो आप उस तरह के अफसर बहाल कीजिए, आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सही कीजिए, कमीशन का एग्जाम होता है उसको टाइट कीजिए, पेपर लीक जो होता है उसको लीक होने से बंद कीजिए, पैसे दे करके, घूस दे करके जो सिलेक्शन पा लेते हैं इंटरव्यू में उस पर आप रोक लगाइए, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, आप यूनिवर्सिटी के सेशन को सही कीजिए। क्योंकि कोई भी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो आसमान से तो नहीं टपकेगा, विदेश से इंपोर्ट होकर के नहीं आएगा ना। वो यहाँ यहीं का जनरेशन है, यहीं का यूथ जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में और ये करेगा। तो आपको अगर इफिशियंसी बढ़ानी है तो इफिशियंसी बढ़ाने के 10 तरीके हैं। और ये बार बार कहा जाता है कि नहीं हमारा जो है सो एक्सपेंसेस घट सकता है, ऐसा कि कोई स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है कि कहाँ कहाँ आपको खर्चा कम होगा, कैसे कैसे आप खर्चा कम करेंगे। जस्ट एक अनुमान दिया गया है। वह अनुमान इस बात पर बिल्कुल वैलिड नहीं बैठता है कि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। नंबर ऑफ डेज भी आपको ज्यादा से ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, ले दे करके बात एक ही हो जाएगी। और जो सबसे अंतिम बात है वह है कि आर्टिकल 356 का जो यूज है, जो कि एक प्रेसिडेंशियल आपका रूल की बात कही गई है, जो इमरजेंसी प्रोविजन में आता है, उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? स्टेट तो सेंटर से बार्गेन करने लगेगा। मान लीजिए कि जो आज मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में एक ऐसी सरकार आ जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाद बाकी कोई भी दो पार्टियां जो है सो सरकार बनाने में सक्षम है। दोनों जो है सो क्या कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीट आई, भारतीय जनता पार्टी सी पार्टी है, ए पार्टी है, दूसरी बी पार्टी है, वो किसी और पार्टी के साथ कोलिशन करके सरकार बना लेती है और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या आपका स्टेट बात मानेगा? आप उस समय स्टेट को क्या करेंगे? अगर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, विधानसभा आप डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो और जो स्टेट जो है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट जो है वो केंद्र का कुछ लग्गू नहीं है कि नहीं केंद्र जैसे चाहेगा फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर देगा। पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा तो विधानमंडल का भी साथ में कराना पड़ेगा जबकि मेजोरिटी वहां पर है। तो स्टेट आपका पिछलग्गू नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों को अपने अपने क्षेत्र के अधिकार दिए गए हैं और उसमें वो स्वतंत्र रूप से अनुपालन कर सकता है। ठीक है, यूनिटरी बेस है तो केंद्र की बात तो राज्य को करना है। तो ये जो टकराव वाली स्थिति है जिसको हम आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा। और भारत एक डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ पर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अलग है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां है वो बिहार से अलग है, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से अलग है, इन राज्यों की परिस्थितियां नॉर्थ ईस्ट से अलग है, बहुत से राज्यों की साउथ के राज्यों की परिस्थितियां हमारे इधर से अलग है।
तो जो रीजनल पार्टी जो उन चीजों को लेकर के चलती है, और कई बार जो उनके सरकार केंद्र में नहीं है लेकिन राज्य में जो उन पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, वह बहुत से बातों पर अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, केंद्र से उन पर प्रेशर डालती है, वो बार्गेन करती है और स्टेट का विकास करती है। तो इस पर भी जो है रोक लग जाएगा, एक मोनोपोली बन जाएगी कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो सत्ता में आएंगे, वो जिस तरह से स्टेट को डिक्टेट करेंगे उस तरह से करना पड़ेगा। तो ये बड़ा जो है सो हमारे लिए भी संभव नहीं है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी शर्मा जी, अब आप फाइनली थोड़ा कम शब्दों में ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसौदा है वो भी जो महिला आरक्षण वाला बिल आया था उसी स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है क्या आपको? देखिए साहब, जहां तक इन लोगों का ये मकसद है लाने का, मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूं तो जैसे आपने अपने शुरुआत की बात में कही कि 10 साल का इन्होंने एक मैप दिया है, रोड मैप दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको जनता के बीच से हटाने का, या कहिए कि ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक अभी जैसे मिस्टर विकास कह रहे थे कि इसमें अभी, और आप देखिए, ये सब लाने के लिए आपको सेक्शन सेक्शन 82A और 372 आर्टिकल, इनमें जो है आपको संशोधन लाना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जी से जरा से भी सिफारिश की जाएगी और उस अमुक राज्य का जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। सर आर्टिकल 172, हाँ, तो उसमें जो है आप देखिए, उसमें जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। उससे पहले, इस बिल के आने से पहले, इसको पारित करने से पहले आपको जो है और सेक्शंस में भी परिवर्तित करना पड़ेगा, उनमें संशोधन करना पड़ेगा। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। और फिर आप ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, जैसे खर्चे की बड़ी बात आई, जो अभी इनका ही सरकारी आंकड़ा है कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है आम चुनाव में। ठीक, मान लिया। ये बजट का कितना है? ओनली 0.5%। ये जो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का जो कहने का सब बहुत खर्चा हो रहा है, ये 0.5% ऑफ द बजट है जो अपना सेंट्रल का बजट आता है। और आप अपने ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, शायद किसी को हजम ना हो, गंगा सफाई के ऊपर मां गंगा ने मुझे बुलाया है, ये कहकर जो बजट बनाया गया था उसका 42% बजट का, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं साहब की इमेज बनाने पे खर्च हुआ। मां गंगा आज भी मैली। सर गंगा नदी पे कितना का बजट था? सर गंगा नदी का बजट कितना का था? मुझे जहां तक पता है सर 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का। अब 20,000 करोड़। हाँ सर, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। 42% साहब की इमेज पे बनाने पे खर्च हुआ, जो आंकड़े बतलाते हैं। तो आप बात करते हैं खर्चों की, नहीं, ये बात है अबराज जी, जो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो इनका आइडिया है, जो थीम है, वो केवल एक राजशाही सत्ता कायम रखने के लिए ये किया जा रहा है। जैसे मैं इसको अगर कोरिलेट करना चाहूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है कोरिलेट करने में, जैसे आज नॉर्थ कोरिया के अंदर एक आदमी की सत्ता है, उसी सत्ता को कायम रखने के लिए और जनता को उस हद तक ले जाने के लिए ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या और जो नीतियां चलाई जा रही हैं देश के अंदर, वही काम हो रहा है जो नॉर्थ कोरिया के आस्ताना शासक ने किया है। और जनता जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज हम करेक्ट कर देना चाहते हैं, एक्चुअली जो विकास जी ने एक बात कही थी कि आपदा के मामले को लेके, तो उस आपदा की स्थिति में जैसे कहीं आग लग जाती है या कोई फ्लड आ जाता है, उसका आचार संहिता से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो और बाकी इस चर्चा में जो बातें
आए हुए मेहमानों के द्वारा कही गई है, इस पर जनता को विचार करना चाहिए और ये भी विचार करना चाहिए कि आम जनमानस को अपने आप को राजनीतिक दल से अलग होकर के रखना चाहिए और ये विचार करना चाहिए क्या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्या उनसे वो कोई सरोकार नहीं रख रहे हैं? इन चीजों पर भी आपको विचार करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आपके मुद्दों पर काम करना चाहते हैं।